ये सब शुरू हुआ आज से 100 साल पहले, जब पूरी दुनिया एक रहस्यमयी स्पिरिचुअल एनर्जी से भर गई थी और वही धीरे धीरे पूरे ग्रह की ताकत का सोर्स बन गई। इस एनर्जी की वजह से जीव जंतु 2 अलग रास्तों पर इवॉल्व होने लगे। पहला रास्ता था सीधे खतरनाक मॉन्स्टर्स बन जाना, जिनका पूरा फोकस सिर्फ ब्रूट स्ट्रेंथ पर था। दूसरा रास्ता थोड़ा ज्यादा पागलपन वाला था, पूरा म्यूटेशन। ऐसे अजीब क्रीचर्स पैदा हुए जो आग उगलते थे, कुछ बीटल्स आंखों से लेजर बीम्स मारते थे, और तो और आइस पेंगुइन्स तक घूम रहे थे। इंसान भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने नए प्रोफेशंस बना लिए, जैसे बीस्ट वॉचर और मटेरियल एनालिस्ट। दुनिया इतनी मॉडर्न हो चुकी थी कि अब फोन्स पर जानवरों के काटने से कैसे बचें वाले एड्स आते थे और दुकानों में मॉन्स्टर्स से बचने वाला प्रोटेक्टिव गियर बिकता था। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर को इन सब चीजों से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वो आराम से लेटा हुआ अपने फोन पर ऐसे टिप्स पढ़ रहा था कि मरने के बाद बदबू कैसे ना आए। हाँ, प्रायोरिटीज देखो बंदे की। तभी अचानक एक पसीने से भीगा हुआ छोटा कैटपॉ सामने आता है। बेचारा बिल्ली जैसा क्रीचर गर्मी से तड़प रहा था, जैसे किसी ने उसे ओवन में छोड़ दिया हो। उसका नाम था कॉन्ग मिंग, और वो शिकायत करते हुए अपने मालिक लिन युआन की गोद में धड़ाम से गिर पड़ा। वो खुद को 100 क्वेश्चंस बीस्ट बताता है, मतलब सवाल पूछने में PhD की हुई है उसकी। फिर बड़ा डिटरमिन्ड होकर वो लड़के के सिर पर चढ़ जाता है और बोलता है कि उसने सुना है जितना ऊपर जाओ उतनी ठंडी हवा मिलती है। लिन युएन बिना जरा भी इम्प्रेस्ड हुए सीधा जवाब देता है, भाई मेरा सिर माउंट एवरेस्ट की छोटी नहीं है। अपनी ह्यूमन पोल वाली महान योजना फेल होते देख कांग मिंग हार मान लेता है और गुस्से में खिड़की की तरफ भागता है। पूरा जोर लगाकर खिड़की खोलने की कोशिश करता है, सिर्फ थोड़ी हवा पाने के लिए। काफी स्ट्रगल के बाद आखिरकार खिड़की हल्की सी खुल जाती है। वो खुशी से ब्रीज अनाउंस करता है और साथ में लिन युआन को टाइम पर मेडिसिन लेने की याद भी दिला देता है, जैसे कोई छोटी फरी दादी माँ हो। यही है हमारा 18 साल का हीरो, एक छोटे स्पिरिचुअल पेट शॉप का मालिक, जिसे इन क्रीचर्स की एवोल्यूशन किसी दूर की फैंटेसी से ज्यादा कुछ नहीं लगती। क्योंकि जब वो 8 साल का था तभी से वो कुछ अजीब आफ्टर इफेक्ट्स से जूझ रहा है। वो स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस नहीं कर सकता, खुद को मजबूत नहीं बना सकता, और ना ही पावरफुल मॉन्स्टर्स रख सकता है। खुद पर तरस खाते हुए वो पास रखे एक छोटे पौधे को देखता है जो गर्मी से लगभग मरने वाला है। बेचारा कॉमन लेवल और क्वालिटी का है, यानी सबसे नीचे वाला दर्जा। लिन युआन के मुताबिक ये हीलिंग प्लांट इतना वीक एटायन है कि अगर इसे दूसरे जानवरों के खाने के तौर पर इस्तेमाल कर लिया जाए तो वही इसकी जिंदगी की सबसे यूजफुल अचीवमेंट होगी। फिर वो पावर सिस्टम समझाता है कि ब्रॉन्ज रैंक से नीचे वाली हर चीज लो लेवल मानी जाती है, मतलब फूड चेन का सबसे दुखी हिस्सा उसका खुद का कैट इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। कॉन्ग मिंग भी सोचने लगता है कि पूरे 100 साल में किसी ने उसकी स्पीशीज को इवॉल्व होते नहीं देखा। तभी अचानक एक बेहद क्यूट ब्लूबर्ड जिसका नाम यिन है उड़ते हुए आता है और MC की मेडिसिन लेकर पहुंच जाता है। उदास बैठा लिन युआन दिन खत्म होने पर सोच रहा था कि उसकी टूटी फूटी बॉडी की वजह से उसे गेम के 2 सबसे वीक पेट्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में भी आधा महीना लग गया। लगभग 1 आवर बाद दोनों बोर्डम से मरने की हालत में दुकान के अंदर बैठे थे, जैसे किसी मिरेकल का इंतजार कर रहे हो जो उनकी खाली शॉप में कस्टमर भेज दे। बाहर सुनसान सड़क को देखते हुए लिन युआन सोचता है कि क्या सच में किसी को प्लांट्स पसंद भी हैं, लेकिन कॉन्ग मिंग तुरंत उसे नॉनसेंस बंद करने को कह देता है। तभी उसके दिमाग में एक महान बिजनेस स्ट्रेटेजी आती है। वो अचानक सड़क वाले सेल्समैन मोड में घुस जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, आइए आइए, आज के सबसे खूबसूरत प्लांट्स देखिए। हैरानी की बात ये कि उसकी एग्रेसिव मार्केटिंग सच में काम कर जाती है। सड़क से गुजर रही एक माँ और बेटी दुकान की तरफ देखने लगती हैं। बस फिर क्या था, कॉन्ग मिंग तुरंत फुल मैनेजर बन जाता है, बड़े कॉन्फिडेंस से उनका स्वागत करता है और पूछता है कि क्या वो प्लांट खरीदना चाहेंगी। लेकिन तभी कस्टमर की कैट पूरा एटीट्यूड दिखाती है। वो कॉन्ग मिंग के ग्रे फर का मजाक उड़ाते हुए बोलती है कि उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसे शेल्फ पर छोड़कर भूल गया हो। ये सुनते ही हमारा छोटा फरी वॉरियर आग बबूला हो जाता है। इंसल्ट बर्दाश्त ना करते हुए वो फीमेल कैट को रॉक पेपर सीजर्स खेलने का चैलेंज दे देता है। तभी लिन युआन बीच में आता है, उसके सिर पर हल्की थपकी मारते हुए बोलता है, शांत हो जा, पहले ये बता पंजों से रॉक पेपर सीजर्स खेलोगे कैसे। और फिर उसे बाहर जाकर दिमाग ठंडा करने को कहता है। बिजनेस ना होने की वजह से लड़का बिना सेकंड थॉट के दुकान बंद कर देता है। दूसरी तरफ कॉन्ग मिंग अभी भी गुस्से में उबल रहा था और डिमांड करता है कि वो लोग जाकर मीट खरीदें।
पोर्क की प्लेट के सपने देखते हुए वो कसम खाता है कि अगर उसने कुछ एक्स्ट्रा पीसेस खा लिए तो वो और स्मार्ट बन जाएगा और फिर कभी किसी लड़ाई में नहीं हारेगा। थोड़ी देर बाद यिन प्यार से उसे कंसोल करने की कोशिश करती है। बोलती है, देखो, हो सकता है तुम हैंडसम ना हो, लेकिन कम से कम चीप तो हो। ये सुनकर शायद किसी और का दिल टूट जाता, लेकिन कॉन्ग मिंग तो पहले से ही इमोशनल डैमेज लेकर घूम रहा था। वहीं उनका मालिक अब भी उदास था, बस यही विश कर रहा था कि काश वो स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस कर पाता। तभी अचानक यिन जोर से चिल्लाती है, लेफ्ट देखो, जल्दी। झाड़ियों के पीछे से एक विशाल बोर निकलता है। उसे देखकर लिन युएन के होश उड़ जाते हैं। वो शॉक्ड होकर सोचता है कि आखिर इतना बड़ा बीस्ट पार्क के पास क्या कर रहा है, लेकिन डरने की जगह कांग मिंग की आंखें चमक उठती हैं। वो एक्साइटमेंट में चिल्लाता है, वाह, 50 सर्विंग्स वाइल्ड मीट खुद चलकर आ गई। घबराकर लिन युएन उसे हवा में ही पकड़ लेता है और डांटते हुए कहता है कि उस बोर से लड़ने का आइडिया पूरी तरह पाएपुरी से पागलपन है, क्योंकि वो सीधा पिस जाएगा। अजीब बात यह थी कि ऐसे एनिमल्स आमतौर पर शांत रहते थे, लेकिन इस बीस्ट का एग्रेसिव बिहेवियर बिल्कुल नॉर्मल नहीं लग रहा था। सोचने का टाइम ही नहीं था। लिन युएन अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है, ये महसूस करते हुए कि आज का दिन यूजुअल से कहीं ज्यादा डेंजरस और एग्जॉस्टिंग हो चुका है। लेकिन क्योंकि एमसी की जिंदगी कभी आसान नहीं होती, भागते भागते बेचारा एक कदम गलत रख देता है और फिसल जाता है। धड़ाम, सीधा मुंह के बल जमीन पर जा गिरता है। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन उसके पेट्स पीछे हटने वालों में से नहीं थे। कॉन्ग मिंग सीधे उस जायंट बोर को लड़ाई के लिए ललकार देता है और छोटी यिन भी अपने मास्टर को बचाने के लिए तैयार हो जाती है। जमीन पर बुरी तरह फैला पड़ा लिन युएन फिर भी हीरो बनने की कोशिश करता है और अपने छोटे पेट्स को तुरंत वहां से भाग जाने का ऑर्डर देता है। तभी अचानक उसकी पूरी विजन ब्लैक एंड व्हाइट हो जाती है। वो घबराकर सोचने लगता है कि आखिर ये अजीब जगह है क्या। तभी रहस्यमयी तरीके से कोई आवाज उसका नाम पुकारती है और उसकी आंखों के सामने कुछ चमकने लगता है। ध्यान से देखने पर उसे एक जायंट ब्रॉन्जर रिंग दिखाई देती है। लड़का तुरंत कनेक्शन जोड़ने लगता है और सोचता है, क्या ये वही चीज है। उसे अपना पास्ट याद आता है। जब वो सिर्फ 8 साल का था, तब उसका खून इस ऑब्जेक्ट पर गिरा था और उसके बाद यही चीज अचानक गायब हो गई थी। उसी पल उसकी कलाई पर तेज गोल्डन ग्लो बनने लगता है। उसकी पावर पर लगा सील आखिरकार टूटने लगता है और एनर्जी चारों तरफ फट पड़ती है। वो गोल्डन एनर्जी अपने साथ एक बेहद फेमिलियर फीलिंग लेकर आती है। लिन युएन एक्साइटमेंट में चिल्ला उठता है, मेरी स्पिरिचुअल पावर वापस आ गई। पूरे एड्रेनलिन के साथ वो दोबारा अपने अंदर पावर फ्लो होते महसूस करता है। पूरे 10 साल के सूखे के बाद वापस रियल वर्ल्ड में कांग मिंग नोटिस करता है कि उसका मालिक होश में आ चुका है और उसका नाम चिल्लाने लगता है, जबकि वो अभी भी उस मैसिव बोर से जान बचाकर भाग रहा था। लेकिन अगले ही पल बीस्ट उसे कुचलने वाला था। तभी अचानक उसकी कलाई पर एक गोल्डन ब्रेसलेट प्रकट होता है। उसका बचपन का खोया हुआ ब्रेसलेट अब फुल अपग्रेडेड वर्जन बनकर वापस लौट आया था। पूरे सीन को नई नजर से देखते हुए लिन युएन महसूस करता है कि उसकी पावर सच में लेवल अप हो चुकी है। सामने खड़े बोर को देखते ही एक सिस्टम रिवील करता है कि वो बीस्ट लेवल 3 का है, जबकि उसके अपने पेट्स अभी लेवल 1 तक भी नहीं पहुंचे। अपनी नई विजन का इस्तेमाल करते हुए वो जोर से कॉन्ग मिंग को रास्ते से हटने के लिए चिल्लाता है और वार्न करता है कि हमला राइट साइड से आ रहा है। बाल बाल बचते हुए कॉन्ग मिंग अटैक डॉज कर लेता है, लेकिन उसका मालिक समझ जाता है कि दोनों के बीच पावर गैप इतना ज्यादा है कि उस बीस्ट को टेम करना लगभग इम्पॉसिबल है। तेज चमकता हुआ ब्रेसलेट देखकर लिन युएन के दिमाग में ख्याल आता है कि शायद उसे उस मैसिव बोर को टेम करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि उसे डेस्परेटली स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स चाहिए। लेकिन यिन किसी वार्निंग की परवाह ही नहीं करती। वो पूरी स्पीड से एनिमी की तरफ उड़ पड़ती है और चिल्लाती है कि उसके फ्लाइंग फ्रेंड को हर्ट मत करो। तभी एमसी नोटिस करता है कि यिन से निकलने वाली लाइट और उसकी रिस्ट के ब्रेसलेट की ग्लो बिल्कुल सेम है। उसके दिमाग में एक थ्योरी बननी शुरू हो जाती है। वो समझ जाता है कि शायद उसके छोटे पेट्स इस मिस्टीरियस एक्सेसरी की पावर की वजह से इवॉल्व होने वाले हैं। दूसरी तरफ फ्यूरियस बोर बात करने के मूड में बिल्कुल नहीं था। वो गुस्से में एक कान फाड़ देने वाली चीख निकालता है। साफ दिख रहा था कि पूरा सिचुएशन उसे बुरी तरह इरिटेट कर चुका है। लेकिन इस पूरे केओस के बीच भी कॉन्ग मिंग शिकायत करने से बाज नहीं आता। वो चिल्लाता है, अरे इसकी आवाज से ज्यादा जोर से तो ये पंखों वाली चीख रही है। ये समझते हुए कि सिर्फ इवोल्यूशन से उनके और बीस्ट के बीच का इतना बड़ा लेवल गैप कवर नहीं होगा, लिन युएन को जल्दी से जल्दी उसके ओपोनेंट की कोई वीक स्पॉट ढूंढनी थी।
लगभग हार मान चुके कॉन्गमिंग चिल्लाता है, ये पोक चॉप बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। वहीं यिन घबराकर पूछती है कि अब वो लोग क्या करें। तभी उनके मास्टर के दिमाग में एक ब्रिलियंट आइडिया आता है। वो यिन से कहता है कि किसी भी तरह आवाज निकालकर बोर का अटेंशन अपनी तरफ खींचो, चाहे गाना ही क्यों ना गाना पड़े। बस फिर क्या था, छोटी बर्ड पूरी जान लगाकर परफॉर्मेंस शुरू कर देती है। लिन युएन अंदर ही अंदर टेंशन में था, बस यही उम्मीद कर रहा था कि उसकी सारी रिहर्सल्स आखिरकार काम आ जाएं। और सरप्राइजिंगली ट्रिक परफेक्टली काम कर जाती है। अचानक गाने की आवाज सुनकर बोर पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है और उस अजीब नॉइज की तरफ मुड़ जाता है। गुस्से में बीस्ट अब यिन के पीछे भागने लगता है। बेचारा बर्ड अपनी जान बचाकर उड़ते हुए शिकायत करता है, वाह, मतलब मुझे सिर्फ बेट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि कैट भाई को ब्रेक मिल जाए। मौका देखकर एमसी जोर से कमांड देता है, यिन, उसके चारों तरफ घूमो और उसकी आंखों पर हमला करो, उसे ब्लाइंड करना होगा। ऑर्डर कंफर्म करते हुए छोटा बर्ड अटैक्स की तैयारी करता है, लेकिन तभी अचानक उसे महसूस होता है कि उसकी सारी एनर्जी गायब हो रही है। कंफ्यूज्ड होकर वो सोचता है कि आखिर वो पहले वाला अटैक दोबारा क्यों नहीं कर पा रहा। उसी समय लिन युएन घुटनों पर गिर पड़ता है। उसके सिर में भयानक दर्द शुरू हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि फाइट के बीच उसकी मेंटल स्ट्रेंथ खत्म हो चुकी है। ब्रेसलेट को कसकर पकड़ते हुए वो ऑलमोस्ट प्रार्थना करने लगता है, बस थोड़ा और टिके रहो, सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, हमें मिरेकल चाहिए। जैसे उसकी बात सुन ली गई हो, मिस्टीरियस ब्रेसलेट अचानक एनर्जी का बर्स्ट यिन की तरफ भेजता है। बर्ड को महसूस होता है कि उसकी ताकत वापस लौट रही है, हालांकि उसे खुद समझ नहीं आता कि ये हुआ कैसे। दोबारा एनर्जाइज्ड होकर यिन एक ब्रांड न्यू अटैक लॉन्च करती है। उसके कई चमकते फीदर्स सीधा बॉर की तरफ उड़ते हैं और टारगेट हिट करते ही बीस्ट की आंखें इंस्टेंटली ब्लाइंड हो जाती हैं। ये देखकर लिन युएन खुशी से चिल्लाता है, यही मौका है, अटैक। अब कॉन्गमिंग पूरे कॉन्फिडेंस में आ चुका था। वो अपने मालिक से कहता है, रिलैक्स करो, मुझे पता है इस सिचुएशन में एग्जैक्टली क्या करना है। उसके आसपास डार्क ऑरा बनने लगती है। वो ड्रामेटिक अंदाज में बोलता है कि उसने शुरू से ही पिग की वीक स्पॉट पर नजर रखी हुई थी। अगले ही पल कैट ब्रूटल स्पीड से छलांग लगाता है और अपने शार्प क्लॉज से बीस्ट की स्नाउट पर जोरदार हमला करता है। अटैक इतना सॉलिड होता है कि बोर सीधा लड़ाई से बाहर हो जाता है। ह्यूमिलिएशन सहन ना कर पाने वाला बीस्ट आखिरकार भाग खड़ा होता है, बिना पीछे मुड़कर देखे। लड़ाई के बाद चक्कर खाता हुआ कांगमिंग हांफते हुए पूछता है, हम जीत गए? राहत की सांस लेते हुए लिन युआन उसकी तारीफ करता है और जीत कंफर्म कर देता है, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं। तभी पेट डरकर पीछे देखता है और जोर से अपने मालिक को पुकारता है, क्योंकि डेंजर सायरन फिर से बजने लगी थी। अगले ही पल वही बोर फुल स्पीड में उनकी तरफ वापस भागता दिखाई देता है, लेकिन इस बार वो अटैक करने नहीं आ रहा था। वो खुद किसी उससे भी ज्यादा खतरनाक चीज से भाग रहा था। तभी अचानक कहीं से कोई आता है और मॉन्स्टर को बीच रास्ते में रोक देता है। फाइनली बैकअप पहुंच चुका था। वहां एक बेहद अनयूजुअल ड्यूओ खड़ा था, एक वुमन और एक बूढ़ा आदमी व्हीलचेयर में। बूढ़ा आदमी वहां इतने एनिमल्स को देखकर हैरान हो जाता है। वहीं महिला ध्यान से पूरे सीन को देखती है और अचानक उसकी नजर किसी बेहद इंपॉर्टेंट डिटेल पर टिक जाती है। बॉर के शरीर में फंसा हुआ यिन का फेदर। देखते ही उस वुमन को सब समझ आ जाता है। वो तुरंत हमारे एमसी की छोटी बर्ड का निशान पहचान लेती है। लाई नाम के आदमी से कहकर कि वो बच्चे के पीछे जा रही है, वो बाकी सब उसके हवाले कर देती है। बूढ़ा आदमी आराम से हामी भरता है और कहता है कि वो बिना चिंता किए जा सकती है। उसके जाते ही ओल्ड मैन अपने छोटे बन्नी पेट से बोलता है, चलो भाई, अब असली मेहनत शुरू होने वाली है। दूसरी तरफ उसी समय लिन युआन फिर से बेहोश होकर उसी मेंटल स्पेस में पहुंच जाता है। वहां आते ही वो थकी हुई आवाज में बोलता है, यार, बार बार टेलीपोर्ट होना भी एक पनिशमेंट है। सामने चमकते गोल्डन पोर्टल को देखते हुए अपनी बची खुची एनर्जी के बावजूद वो हल्की मुस्कान के साथ कहता है, थैंक्स बचाने के लिए, जैसे ब्रेसलेट से दोस्ती करने की कोशिश कर रहा हो। उसके थैंक्स के जवाब में वो ग्लोइंग रिंग अचानक तेज और वाइब्रेंट एनर्जी छोड़ता है। आसपास नजर घुमाते हुए लड़का सोचता है कि क्या यही किसी स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट का फेमस इंटरनल स्पेस है। क्यूरियोसिटी में वो उस ऑब्जेक्ट से पूछता है कि क्या ये सब उसकी हिडन एबिलिटीज का हिस्सा है। तभी बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग पर सिस्टम रिवील करता है कि उस आइटम का नाम मोबियस है और उसके पास ट्रू डेटा और माइंड लॉक नाम की एबिलिटीज हैं। लिन युआन पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो जाता है, लेकिन तभी उसकी नजर एक एक्सक्लूसिव एट्रीब्यूट पर पड़ती है जो नॉर्मली सिर्फ ब्रॉन्ज रैंक बीस्ट्स में होता है। उसकी आंखें चमक उठती हैं, जैसे सच में जैकपॉट लग गया हो। सिस्टम समझाता है कि ये
शेयर्ड ग्रोथ एबिलिटी है। मतलब रिंग तभी लेवल अप करेगी जब उसके पेट्स इवॉल्व होंगे। ये सुनते ही उसका एक्साइटमेंट थोड़ा टूट जाता है। उसे समझ आता है कि रिंग को मजबूत करने के लिए उसे अपने पेट्स को लेवल 10 तक पहुंचाना पड़ेगा और फिर वही एंडलेस साइकिल चलता रहेगा। अगले ही पल वो फाइनेंशियल कॉस्ट सोचकर पैनिक करने लगता है क्योंकि उसकी जेब पहले से खाली है। लेकिन फिर भी उसके अंदर एक्साइटमेंट लौट आती है क्योंकि पहली बार उसे लगता है कि शायद वो अपनी जिंदगी बदल सकता है। तभी उस लिम्बो जैसी जगह में उसे एक वरीड फीमेल वॉइस सुनाई देती है। वो तुरंत पहचान जाता है कि उसकी पड़ोसी शिकायत कर रही है कि वो आधे दिन से बेहोश पड़ा हुआ है। वापस रियलिटी में लौटते ही उसकी आंख खुलती है। उसके पेट्स पूरी क्योटिक अलार्म क्लॉक मोड में थे। कोई उसे हिला रहा था, कोई उसका नाम चिल्ला रहा था। धीरे धीरे उठते हुए लिन युएन दोनों के सिर पर प्यार से हाथ फेरता है और कहता है, रिलैक्स करो, मैं मर नहीं गया। तभी उसे एहसास होता है कि वो हॉस्पिटल रूम में है और उसकी आंट उसे जागता देखकर राहत की सांस लेती है। उसी वक्त डॉक्टर अंदर आता है और अनाउंस करता है कि चेकअप का टाइम हो गया है। लिन युआन तुरंत मना करने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल उसे लेक्चर मिल जाता है। उसे बताया जाता है कि वो लगभग 10 आवर्स तक बेहोश था और उसे इतनी स्टबर्ननेस बंद करनी चाहिए। आखिरकार ओबीडियंट बच्चा बनकर वो वापस लेट जाता है और मन ही मन डिसाइड करता है कि फिलहाल अपने नए ब्रेसलेट के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगा। तभी डॉक्टर एक छोटा हीलिंग फिश इस्तेमाल करता है। सिस्टम तुरंत रिवील करता है कि वो एलीट ब्रॉन्जर लेवल क्रिएचर है, जिसे देखकर लिन युआन विजिबली इंप्रेस्ड हो जाता है। तभी उसे अपनी गलती समझ आती है। जिसे वो वुमन समझ रहा था वो असल में मेल डॉक्टर था। डॉक्टर कंफर्म करता है कि सब ठीक है और फिर जल्दी से निकलने लगता है क्योंकि उसकी वाइफ डिनर के लिए उसका इंतजार कर रही है। तभी अचानक दरवाजे के पीछे से एक छोटा बन्नी झांकता है और उसकी मौजूदगी साफ बता रही थी कि डिनर टाइम ऑफिशियली शुरू हो चुका है। आंटी जेंग उसके हाथ में खाना भरा कंटेनर देते हुए कहती हैं कि ये अंकल ली ने खुद बनाया है और वो किसी भी हालत में ना सुनने वाली नहीं है। जैसे ही लिन युएन कंटेनर खोलता है, उसके पेट्स पोर्क की खुशबू सूंघकर पूरी तरह पागल हो जाते हैं। दोनों ऐसे रिएक्ट कर रहे थे जैसे कई दिनों से फास्टिंग पर हों। दूसरी तरफ आंटी अपनी गोद में छोटे बनी को पकड़कर कहती हैं कि ये एनिमल काफी मिस्टीरियस लगता है। ये सुनते ही लिन युआन डिसाइड करता है कि वो इसे थोड़ा ध्यान से एनालाइज करेगा। अपनी नई पावर इस्तेमाल करते हुए वो क्रिएचर को स्कैन करता है, लेकिन सिस्टम में सिर्फ क्वेश्चन मार्क्स दिखाई देते हैं। इतना सस्पिशियस रिजल्ट देखकर वो शॉक हो जाता है। उसे समझ आता है कि इस बीइंग के पास एक्सक्लूसिव एट्रीब्यूट्स हैं और सबसे बड़ी बात, ये असली रैबिट भी नहीं है। साफ था कि उसके नेबर्स अपनी असली ताकत छुपा रहे थे। कुछ समय बाद हॉस्पिटल से बाहर निकलने के बाद एमसी डिसाइड करता है कि अब वो ट्रेनिंग शुरू करेगा ताकि अपनी बॉडी इंप्रूव कर सके और फिट हो जाए। लेकिन रियलिटी उसे जल्दी ही थप्पड़ मार देती है। थोड़ी देर दौड़ने के बाद ही उसकी स्टैमिना जवाब दे देती है। हांफते हुए वो ऑलमोस्ट कन्विंस हो जाता है कि ये मेहनत वाला रास्ता उसके बस का नहीं है। सोचते सोचते वो कंक्लूजन निकालता है कि 1 आवर तक दौड़ना शायद ओवरकिल है और शायद फाइटर बनने का सपना छोड़ देना ही बेहतर रहेगा। तभी आंटी जांग और अंकल ली अपनी व्हीलचेयर के साथ वहां पहुंच जाते हैं। वो पूछते हैं कि क्या उनका नेबर आज जल्दी उठकर वर्कआउट कर रहा है। पूरा पसीने में भीगा लिन युएन ऑकवर्ड स्माइल के साथ जवाब देता है कि वो बस हेल्थी रहने के लिए बॉडी मजबूत कर रहा है। लेकिन तभी उसकी क्यूरियोसिटी फिर जाग जाती है। वो सिस्टम से ओल्ड मैन को स्कैन करता है और तुरंत रिवील होता है कि उसके पैर में एक प्लैटिनम लेवल बोन कॉरोडिंग वर्म मौजूद है। क्रिएचर की इमेज सामने आते ही साफ हो जाता है कि अंकल ली कई सालों से इस अजीब पॉइजन को अपने अंदर सील करके रहे हुए हैं। इतना बर्डन सह पाने का मतलब था कि ली जरूर किंग लेवल का व्यक्ति होगा। अब उसे समझ आता है कि वो पावरफुल पेट रैबिट बनकर उसके पास क्यों घूम रहा था। फ्रेंडली अंदाज में लिन युएन उनसे गुड बाय कहता है और अपनी आंट से बोलता है कि अगर कभी किसी मदद की जरूरत पड़े तो वो जरूर बताए। अंदर ही अंदर वो फैसला कर चुका था कि वो अंकल ली के पैर का इलाज ढूंढकर रहेगा। वापस अपनी शॉप में लौटते हुए उसके चेहरे पर वही एक्सप्रेशन था जो किसी इंसान के दिमाग में डेंजरस लेवल का ब्रिलियंट आइडिया आने के बाद होता है। एक प्लांट को देखते ही वो हैरान रह जाता है। उसकी क्वालिटी अपने आप कॉमन से इलीट बन चुकी थी। तुरंत थ्योरी बनाते हुए वो समझता है कि उसके शरीर की स्पिरिचुअल एनर्जी आसपास के बीइंग्स को इवॉल्व करने में इस्तेमाल हो रही है। इसे टेस्ट करने के लिए वो अपनी ऑरा सबसे वीक स्पीशीज 100 पेटल जैस्मिन पर फोकस करता है।
तेज चमक के साथ प्लांट सिस्टम में एलीट क्वालिटी तक पहुंच जाता है और उसकी नई एबिलिटीज अनलॉक हो जाती हैं। खुशी से उछलते हुए लिन युएन कैलकुलेशन करता है कि सिर्फ इस एक अपग्रेड से उसकी मार्केट वैल्यू कम से कम 10 टाइम्स बढ़ गई है। वो भागते हुए ऊपर जाता है और जोर से कॉन्गमिंग और यिन को उठाता है। उठो, गुड न्यूज है। दोनों पेट्स नींद से उठते ही एक्साइटमेंट में भर जाते हैं। छोटी यिन खुशी से अनाउंस करती है कि उन दोनों का लेवल बढ़ गया है। खुद को लेवल 2 पर देखकर कॉन्गमिंग प्राउडली अपनी नई प्रिसाइज मेमोरी स्किल सेलिब्रेट करता है और कहता है कि अब वो कभी नहीं भूलेगा कि मीट कहाँ रखा है। वहीं यिन लेवल 3 पर पहुंचकर खुशी से चमक रही थी। वो कहती है कि उसकी वॉइस पहले से बेहतर हो गई है और फिर खुशी खुशी हमिंग करने लगती है। प्रॉफिट के बारे में सोचते हुए लिन युएन एक्साइटेड होकर घोषणा करता है कि उसने रिच बनने का सीक्रेट खोज लिया है। लेकिन अगले ही पल अचानक उसके दिमाग में कुछ आता है और वो शॉक में जम जाता है। उसे एहसास होता है कि ये पावर सिर्फ पैसे कमाने से कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। इतिहास गवाह है कि पेट्स को इवॉल्व करना कोई बच्चों का खेल नहीं था। इसके लिए क्रिएशन मास्टर चाहिए होता था। ऊपर से मटेरियल्स पर इतना पैसा खर्च होता था कि इंसान इवॉल्व होने से पहले खुद बैंकरप्ट हो जाए। और इतना सब करने के बाद भी क्रीचर के इवॉल्व होने का चांस बहुत छोटा होता था। लेकिन लिन युएन को अब समझ आ चुका था कि वो ये पूरा प्रोसेस सिर्फ अपनी बॉडी की स्पिरिचुअल एनर्जी से कर सकता है। ये सोचते ही उसके अंदर डर की लहर दौड़ जाती है। उसे एहसास होता है कि अगर किसी को उसकी असली एबिलिटी के बारे में पता चल गया तो उसका एंडिंग बहुत बुरा होगा। ट्रबल से बचने के लिए वो तुरंत एक प्लान बनाता है। वो डिसाइड करता है कि बाहर की दुनिया के सामने वो खुद को क्रिएशन मास्टर दिखाएगा ताकि उसकी असली पावर छुपी रहे। तभी उसके थॉट्स को इंटरप्ट करते हुए उसका फोन बज उठता है। कॉन्गमिंग स्क्रीन देखकर अनाउंस करता है, शी शुएन का कॉल है। लगता है वो अपना फर्स्ट पेट लेने वाली है। कॉल उठाते ही उसे अपनी वरीड छोटी सिस्टर की आवाज सुनाई देती है। वो पूछती है कि 2 डेज से गायब रहने के बाद अब उसकी तबीयत कैसी है। लिन युएन तुरंत झूठ बोल देता है कि वो बिल्कुल ठीक है और तो और बैकयार्ड साफ करने का भी सोच रहा है। दूसरी तरफ लड़की कुछ सेकंड्स के लिए चुप हो जाती है, जैसे उसके दिमाग ने ये इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट करने से मना कर दिया हो। फिर तुरंत उसे डांटना शुरू कर देती है। वो कहती है कि उसके पास एनर्जी ही नहीं है और ऐसे हालत में क्लीनिंग करना पागलपन है। उसे शांत करने की कोशिश करते हुए उसका भाई कहता है कि वो बस हल्का फुल्का काम करेगा और उसे याद दिलाता है कि जैसा उन्होंने तय किया था उसे सिर्फ अपनी स्टडीज पर फोकस करना चाहिए। थोड़ी देर की खामोशी के बाद लड़की मान जाती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद से प्रॉमिस करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने परिवार को कभी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। दूसरी तरफ क्लासरूम में टीचर अनाउंस करती है कि सिर्फ 2 डेज बाद स्टूडेंट्स को उनका फर्स्ट पेट मिलने वाला है और ये कोई मजाक नहीं बल्कि सीरियस मैटर है। पढ़ाते हुए वो समझाती है कि क्वालिटी किसी भी पेट का फ्यूचर तय करती है, लेकिन बैटल में सबसे बड़ा फर्क मास्टर का लेवल डालता है। आखिर में वो खास वार्निंग देती है कि कॉम्पैटिबिलिटी सबसे जरूरी चीज है। अगर मास्टर और पेट के बीच सही कनेक्शन ना बना तो कॉन्ट्रैक्ट फेल हो सकता है और स्टूडेंट का दिमाग तक डैमेज हो सकता है। लेक्चर खत्म करते हुए वो कॉम्बैट क्लास को केयरफुली सोचने की सलाह देती है, जबकि शी शुएन उसकी हर बात ध्यान से लिख रही थी। क्लास खत्म होते ही एक स्टूडेंट एक्साइटमेंट में तुरंत बाहर भागता है, जैसे अभी जाकर दुनिया जीत लेगा। लेकिन टीचर शी शुएन को रोक लेती है और उसे सीरियस बात करने के लिए बुलाती है। उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन जानते हुए टीचर कहती है कि उसका टैलेंट बहुत रेयर है और सिलेक्शन के दौरान उसे वेस्ट नहीं होने देना चाहिए। ये सुनकर यंग गर्ल चुप हो जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि पैसे की कमी उनके लिए सच में बहुत बड़ा हर्डल है। इसी बीच दूसरी तरफ लिन युएन अपने घर में भारी मेहनत खत्म करके जोर से चिल्लाता है, फाइनली हो गया। उसने पूरे 300 पॉट्स को एलीट क्लास तक अपग्रेड कर दिया था और अब उसे पूरा कॉन्फिडेंस था कि उसकी सिस्टर के पेट के लिए पैसे तैयार हैं। तभी अचानक उसका फोन अननोन नंबर के साथ बज करता है। नया कस्टमर मिलने की उम्मीद में वो एक्साइटेड होकर फ्रेंडली टोन में कॉल उठाता है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल उसके कानों में बम फटने वाला है। दूसरी तरफ से टीचर गुस्से में लगभग चिल्लाते हुए पूछती है कि आखिर वो शी शुआन जैसी टैलेंटेड लड़की को एक इंसेक्ट पर अपना टैलेंट क्यों बर्बाद करने दे रहा है। इंसेक्ट और बीटल शब्द सुनते ही लिन युएन का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो क्रीचर पूरी तरह यूजलेस माना जाता था, जिसकी कीमत मुश्किल से 200 कॉइन्स थी। टीचर आगे समझाती है कि लड़की के पास डिफेंस के लिए रेयर अफिनिटी है, इसलिए उसे उसी स्टाइल का एलीट मॉन्स्टर चाहिए। अब पूरी तरह सीरियस होकर लिन युएन अपनी सिस्टर से प्रॉमिस करता है कि वो उसके लिए सही पेट जरूर लेकर आएगा।
लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिमाग तेजी से कैलकुलेशन कर रहा था, क्योंकि एक इलीट लेवल पेट की कीमत लगभग 100,000 कॉइन्स थी। अपने प्लान को देखते हुए वो जल्दी से स्ट्रैटेजी बनाता है। पहले पूरे स्टॉक को इवॉल्व करेगा, फिर उसे बेचकर शिशुएन के लिए टॉप टियर क्रीचर खरीदेगा। अगले दिन सुबह एमसी पूरे डिटर्मिनेशन के साथ मार्केट की तरफ निकल पड़ता है, रेडी टू क्लोज सम सीरियस डील्स। लेकिन बेचारे की हालत खराब थी। स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफर करते करते वो पूरी तरह एग्जॉस्टेड हो चुका था। फिर भी खुद को दिलासा देता है कि कम से कम काम पूरा हो गया। अपना हुड ऊपर खींचते हुए वो सोचता है कि मार्केट शेडी लोगों से भरा पड़ा है, इसलिए डिस्गाइज में जाना ज्यादा सेफ रहेगा। तभी कांग मिंग अचानक उसके हुड के अंदर से सिर निकालता है और प्राउडली अनाउंस करता है कि वो भी साथ चलेगा ताकि बार्गेनिंग में मदद कर सके। दोनों मिलकर एक वाइल्ड डंकी कार्ट पकड़ लेते हैं। कार्ट में बैठते ही कांग मिंग कंफ्यूज होकर पूछता है कि ये बस इतनी अजीब क्यों दिख रही है। तभी ड्राइवर जोर से व्हिप चलाते हुए चिल्लाता है, सब लोग टाइट पकड़ लो। अगले ही पल कार्ट ऐसी स्पीड में निकलती है कि वहां का पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोलर कोस्टर को भी शर्मिंदा कर दे। लिन युआन जल्दी से कांग मिंग की टांग पकड़ लेता है ताकि वो हवा में उड़ ना जाए। वाइड आइज के साथ कैट मानता है, भाई ये डोंकी तो काफी तेज रनर है। रास्ते में ड्राइवर उनसे बात शुरू करता है और पूछता है कि क्या वो दोनों मार्केट बिजनेस किसके लिए जा रहे हैं। बातूनी बूढ़ा आदमी बताता है कि कुछ डेज पहले वहां से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक डायमेंशनल रिफ्ट खुल गया था। डिटेल में जाते हुए वो कहता है कि जिंग गार्ड को उसे बंद करने में पूरे 2 डेज लग गए, क्योंकि उस रिफ्ट से लगातार मॉन्स्टर्स निकल रहे थे। गार्ड का नाम सुनते ही लिन युआन थोड़ा टेंस हो जाता है। ड्राइवर आगे बताता है कि अभी भी कई स्क्वाड्स वहां निगरानी कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि इंसिडेंट एक ब्रीडिंग बेस के पास हुआ था, इसलिए बहुत सारे क्रीचर्स या तो मारे गए या घायल हालत में भाग निकले। ये सुनते ही कांग मिंग तुरंत कनेक्ट कर लेता है और बोलता है, ओह तभी वो क्रेजी बोर ऐसे भागता हुआ आया था। फिर प्राउडली चेस्ट फुलाकर कहता है कि उसने तो उसे लगभग बारबेक्यू मटेरियल बना ही दिया था। आखिरकार ड्राइवर कार्ट रोकता है और लिन युआन मार्केट में उतर जाता है। कंधे पर कांग मिंग को बैठाए हुए उसके चेहरे पर वही लुक था जैसे कोई बड़ा खिलाड़ी अब गेम शुरू करने वाला हो। कांग मिंग तुरंत बार्गेनिंग मोड में जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका मालिक उसे रोक देता है और याद दिलाता है कि उन्हें एलीट डिफेंस टाइप पेट चाहिए जो बहुत महंगा होता है। जैसे ही वो 100,000 कॉइन्स वाली प्राइस बताता है, कांग मिंग लगभग गिर पड़ता है और चिल्लाता है, क्या हमारे पास तो सिर्फ 20,000 ही है। तभी अचानक लिन युआन को एक अजीब फीलिंग महसूस होती है। आसपास के सारे प्लांट्स जैसे उसे पुकार रहे थे। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि उसकी एफिनिटी हीलिंग और सपोर्ट टाइप्स के साथ है, जो उसकी सिस्टर के बिल्कुल ऑपोजिट थी, क्योंकि वो प्योर डिफेंस टैंक टाइप थी। तभी उसके थॉट्स टूट जाते हैं जब कांग मिंग जोर से उसे एक इंटरेस्टिंग स्टॉल देखने के लिए बुलाता है। वहां एक ऑक्शन चल रही थी और हमारा कैट पूरी मेहनत से एक रैबिट की कीमत घटाकर 20,000 सिल्वर तक लाने की कोशिश कर रहा था। एलीट 1 हार्ड शेल रैबिट एक डिसेंट स्टार्टर पेट था जो अपने ओनर के लिए आर्मर बना सकता था। ये सुनकर लिन युआन पॉलिटली वेंडर से माफी मांगता है और कांग मिंग को वहां से खींच लेता है, जो रास्ते में भी कंप्लेन करता रहता है कि वो उसे जरूर और भी नीचे दाम पर ले आता। चलते चलते लिन युआन उसे समझाता है कि डील करने का असली सीक्रेट ये है कि हमेशा 3 अलग अलग जगहों पर प्राइस चेक करो, उसके बाद ही कोई डिसीजन लो। आगे बढ़ते हुए वो एक स्टोन स्लग देखता है, लेकिन तुरंत उसे रिजेक्ट कर देता है क्योंकि उसका लेवल बहुत लो था। थोड़ी देर बाद उन्हें एक एलीट 1 मार दिखता है, लेकिन एमसी को लगता है कि ये भी उस रैबिट जैसा ही है और बहुत ज्यादा शाय और यूजलेस टाइप है। कई स्टॉल्स घूमने के बाद वो ऑलमोस्ट हार मानकर सोचता है कि शायद वापस जाकर वही रैबिट ही ले ले, लेकिन फिर डिसाइड करता है कि थोड़ा और वेट करेगा। मार्केट में घूमते घूमते अचानक वो एक जगह रुक जाता है, जैसे उसे आखिरकार वही मिल गया हो जो वो ढूंढ रहा था, बाकी सबसे अलग। वहां एक क्रिस्टल हॉर्न शीप था, एलीट 7, परफेक्ट क्वालिटी और 2 एबिलिटीज के साथ। उसका चेहरा थोड़ा चिड़चिड़ा था, लेकिन सिस्टम दिखाता है कि उसकी एबिलिटी पैरालिसिस देने की है, यानी प्योर क्राउड कंट्रोल पावर। उसकी आंखें चमक उठती हैं और वो तुरंत 1 लाख कॉइन्स ऑफर कर देता है। ये सुनकर वेंडर सस्पिशियस होकर थोड़ी देर रुकता है और कहता है कि वो अपनी वाइफ को कॉल करके बताता है, शायद पैसे की बात करने के लिए। तभी कांग मिंग धीरे से कान में फुसफुसाता है कि ये ऑनलाइन में 50,000 का भी मुश्किल से है और अपने ओनर को बड़ा स्पेंडर बोल देता है। कुछ देर बाद वेंडर वापस आता है और अचानक प्राइस बढ़ाकर 1,20,000 मांगता है, जिससे लिन युआन को लगता है कि ये तो सीधा क्रुक है। डिसअपॉइंटेड होकर वो स्टॉल छोड़ देता है, जबकि कांग मिंग उसे कन्विंस करता है कि शीप फिर भी लेना चाहिए।
तभी एक मेगाफोन अनाउंसमेंट होती है कि बीस्ट मीट सेल आउट हो चुका है और पूरा क्राउड फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि बारबेक्यू खत्म हो गया। इस केओस के बीच लिन यूएन को कुछ रूमर्स सुनाई देते हैं कि शॉप के अंदर अभी भी इंजर्ड एनिमल्स मौजूद हैं और उसे लगता है कि शायद यही उसका गोल्डन चांस है। थोड़ी देर बाद वेंडर आकर अपॉलॉजी देता है और कहता है कि जो भी इंटरेस्टेड है वो अंदर जाकर आखिरी 3 मॉन्स्टर्स देख सकता है। भीड़ धीरे धीरे हट जाती है, ये सोचकर कि इंजर्ड क्रीचर्स पर पैसा लगाना वेस्ट है और यही लिन यूएन के लिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटी बन जाती है। ऑकवर्ड सिचुएशन में वेंडर उसे वार्न करता है कि वो थोड़ा लेट आ गया है और सोचता है कि कस्टमर इतना एक्साइटेड है तो अभी बार्गेन करना सही नहीं होगा। लेकिन लिन यूएन के पास अब एक एस था। वो अपना ब्रेसलेट का माइंड लॉक एक्टिवेट करता है और उसे महसूस होता है कि अब सिचुएशन बदल चुकी है, वो अब कोई नोबडी नहीं है। तुरंत ही पहले से स्ट्रेस्ड वेंडर काम हो जाता है, मुस्कुराता है और खुद को ब्रदर यांग इंट्रोड्यूस करता है और उसे पर्सनली क्रिएचर्स दिखाने की बात करता है। एंक्लोजर तक पहुंचते ही डिके की स्मेल साफ महसूस होती है। यांग समझाता है कि स्पाइडर्स अभी भी हेल्थी हैं, लेकिन उनके एब्डोमेन बैडली इंजर्ड हैं और वो ज्यादा दिन नहीं बचेंगे। लिन यूएन उन्हें स्कैन करता है और पता चलता है कि वो परफेक्ट क्वालिटी और एलीट लेवल 10 है। उसे समझ आता है कि अगर रिफ्ट इंसिडेंट नहीं हुआ होता तो ये आसानी से ब्रॉन्ज रैंक तक पहुंच जाते। वेंडर के मुताबिक अगर वो सही हालत में होते तो उनकी कीमत 3 लाख होती और अब वो खुद मानता है कि तीनों मिलाकर भी मुश्किल से 1,50,000 के आसपास ही रह गए हैं। ईमानदारी से बात करते हुए लिन यूएन मान लेता है कि उसे ये सभी गुड्स चाहिए, लेकिन क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे वो हिम्मत करके ट्रेड का ऑफर रख देता है दूसरे प्रकार के पेट्स के बदले में। ये सुनकर यांग थोड़ा सस्पिशियस हो जाता है। उसे लगता है कि ये कस्टमर बहुत प्रॉमिसिंग है, लेकिन फिर भी उसके मन में हल्की डिसअपॉइंटमेंट भी होती है। तभी लिन यूएन एक तरह से बेट फेंकता है और पूछता है कि क्या वो एक एलीट प्लांट खासकर चिंगलू में इंटरेस्ट रखता है। इतने रेयर नाम को सुनकर यांग शॉक हो जाता है और तुरंत उसकी क्वालिटी के बारे में पूछता है। लिन यूएन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसे कहता है कि वो खुद आकर मर्चेंडाइज देख ले। आखिरकार मर्चेंट अपना सबसे वैल्यूएबल आइटम दिखाने का डिसीजन लेता है। एक स्टोन राइनोसिरस ब्रॉन्ज लेवल 10 और एपिक क्वालिटी का बीस्ट सामने आता है। ऐसा डिफेंस पेट होना, वो भी लगभग सिल्वर रैंक के करीब, लिन यूएन के लिए अपनी सिस्टर को देने का परफेक्ट गिफ्ट बन जाता है। हालांकि वेंडर पहले ही वार्निंग देता है कि एनिमल क्रिटिकल कंडीशन में है, लेकिन लिन यूआन पहले से ही उस डैमेज क्रिएचर को जैसे हक कर चुका था। उसे पूरा यकीन था कि यही उसका आइडियल पार्टनर है। वो बिना झिझक के राइनोसेरस के लिए 2 लाख कॉइन्स ऑफर कर देता है। ये देखकर यांग सरप्राइज्ड हो जाता है और पूछता है कि क्या ये लड़का सच में इसे हील कर सकता है। उसके मन में डाउट आता है कि कहीं इसके पीछे कोई पावरफुल क्रिएशन मास्टर तो नहीं छुपा हुआ। फिर वो थोड़ा और क्यूरियस होकर पूछता है कि क्या वो सच में तीनों मॉन्स्टर्स लेगा और प्लांट भी डिलीवर करेगा, क्योंकि ये डील उसे बहुत ज्यादा गुड टू बी ट्रू लग रही थी। लिन यूएन कॉन्फिडेंटली आर्म्स क्रॉस करके कहता है कि उसे बस एक लीप ऑफ फेथ चाहिए। तभी कॉन्गमिंग एक सिंपल मियाओ करके कंफर्म करता है कि उसका मास्टर आमतौर पर झूठ नहीं बोलता। आखिरकार यांग मान जाता है। वो तुरंत अपना स्टॉल बंद कर देता है और अनाउंस करता है कि वो अभी के अभी प्लांट देखने चलेंगे। तभी वो एक हाईटेक बॉक्स निकालता है और कहता है कि लकीली उसके पास स्पिरिचुअल कंटेनमेंट बॉक्स है जिससे वो सब कुछ एक साथ कैरी कर सकते हैं। वो उस ऑब्जेक्ट को एनिमल्स की तरफ फेंकता है और वो किसी फेमस पोके बॉल की तरह उड़ता हुआ जाता है। कॉन्गमिंग कंफ्यूज होकर पूछता है कि ये क्या चीज है और लिन यूएन ऑनेस्टली जवाब देता है कि वो इतने रिच नहीं थे कि ऐसा लग्जरी आइटम खरीद पाते। अचानक एक बीम एक्टिवेट होता है और बॉक्स से ग्रीन लाइट निकलती है और देखते ही देखते इंजर्ड राइनोसेरस बिना किसी रेजिस्टेंस के अंदर खिंच जाता है। ये देखकर कॉन्गमिंग हैरान रह जाता है कि इतना बड़ा क्रीचर उस छोटे से बॉक्स में कैसे समा गया। यांग प्राउडली बताता है कि ये आइटम ब्रॉन्ज लेवल का है और ताना मारते हुए कहता है कि वैसे भी ये राइनोसेरोस शायद कभी सिल्वर रैंक तक इवॉल्व नहीं हो पाता। इसके बाद वो अपना राइड समन करता है, एक इंटिमिडेटिंग रेड लिजर्ड जिसे सिस्टम क्राउन फायर लिजर्ड ब्रॉन्ज रैंक बताता है। वो गर्व से उसे दिखाते हुए पूछता है कि क्या ये इंप्रेसिव नहीं है। लिन यूएन की आंखें चमक उठती हैं क्योंकि उसे इतनी पावर देखकर पूरी तरह झटका लग जाता है। वो अचानक नर्ड मोड में चला जाता है, अपना एनालिसिस माइंडसेट लगाता है और उसके करीब जाकर ध्यान से एग्जामिन करने लगता है, क्योंकि उसे पता है कि ये ब्रॉन्जर रैंक क्रिएचर को इतने पास से देखने का एक वंस इन अ लाइफ टाइम मौका है। लिन यूएन के टेक्निकल नॉलेज से इंप्रेस होकर वेंडर को लगने लगता है कि उसके पीछे जरूर कोई सीरियस मास्टर छुपा हुआ है और उसे समझ आता है कि ये गैम्बल पूरी तरह वर्थ इट था। तभी अचानक कोई आवाज लगाता है
ओल्ड यांग। और वो पलट कर देखता है कि कौन बीच में इंटरप्ट कर रहा है। ये एक और वेंडर था जो कंप्लेन कर रहा था कि उसका लिजर्ड दूसरे पेट्स को डरा रहा है। थोड़े ऑकवर्ड होकर यांग माफी मांगता है और कहता है कि वो बस अभी निकल रहा है। जाते जाते वो लिन युआन को उस क्रीचर पर बैठने का इनवाइट देता है और प्राउडली अनाउंस करता है कि आज की राइड फर्स्ट क्लास होगी। तभी वो रेप्टाइल अपने डीमन लाइक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है और सड़क पर ऐसे दौड़ता है जैसे कोई रोडरनर हो। तेज स्पीड से पीछे फेंके जाने पर लिन युआन चिल्ला उठता है। उसे लगता है कि ये डोंकी कार्ट से भी कई गुना तेज है। कुछ ही सेकंड्स बाद वो लोग उसके घर पहुंच जाते हैं और यांग सरप्राइज्ड होकर कहता है कि उसे नहीं पता था कि उसका घर इतना पास है। अंदर जाते ही यांग मजाक में कहता है कि उसने राइड अच्छे से हैंडल कर ली और लिन युआन उसे ब्रॉन्ज रैंक एक्सपीरियंस के लिए थैंक्स करता है। जबकि कॉर्नर में कांग मिंग अभी भी पूरी तरह न्यूजस हालत में पड़ा हुआ था। घर के अंदर घुसते ही यांग सस्पिशियस हो जाता है क्योंकि जगह इतनी सिंपल थी कि उसे यकीन ही नहीं होता कि यहाँ कोई क्रिएशन मास्टर होगा और उसे डर लगता है कि अगर प्लांट खराब निकला तो डील टूट सकती है। वो अभी सोच ही रहा होता है कि तभी कमरे के कॉर्नर में कुछ चमकता हुआ उसकी नजर में आ जाता है और उसका अपॉर्चुनिटी रडार एकदम से बीप करने लगता है। पलटकर देखते ही उसे शेल्फ पर ग्लोइंग किंगलू प्लांट्स दिखाई देते हैं और वो शॉक में समझ जाता है कि यहाँ सच में कोई मास्टर मौजूद है। इम्प्रेस्ड होकर वो एक पॉट उठाता है और लिन युआन कैजुअली और हम्बल टोन में कहता है कि उसने बस कुछ एनर्जी स्टोन्स डालकर उन्हें बूस्ट किया है। यांग उसमें से एक पीस तोड़कर देखता है और प्योर एसैप देखकर समझ जाता है कि लड़का झूठ नहीं बोल रहा था। उसे लगता है कि उसने सच में जैकपॉट हिट कर लिया है। उसके दिमाग में एक फ्लैशबैक आता है जिसमें उसे पहले कई बार मास्टर्स के पास से भगा दिया गया था क्योंकि वहां पहुंचने के लिए भी रेयर गिफ्ट्स चाहिए होते हैं। अब उसे समझ आता है कि ऐसे मटेरियल्स पाना लगभग इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर वो लिन युआन का पार्टनर बन जाए तो शायद उसे भी उस वीआईपी वर्ल्ड में एंट्री मिल जाए। मुस्कुराते हुए होस्ट पूछता है कि उसे चीजें कैसी लग रही हैं और यांग कंफर्म करता है कि अब प्राइस डिस्कस करने का टाइम है। सीधे पॉइंट पे आते हुए वो कहता है कि हर प्लांट की कीमत 30,000 कॉइन्स है और पूछता है कि क्या उसके पास लगभग 100 यूनिट्स हैं। ये सुनकर कॉन्ग मिंग का दिमाग पूरी तरह फ्रीज हो जाता है, जैसे 30,000 गुणा 100 को प्रोसेस करते ही ब्रेन ब्लू स्क्रीन हो गया हो। इतनी बड़ी वेल्थ समझ ही नहीं पाता। और इसी बीच लिन युआन कामली कहता है डील डन। उसके दिमाग में बस यही चल रहा होता है कि उसे रिसोर्सेज चाहिए इवॉल्व करने के लिए और ये विंडफॉल परफेक्ट टाइम पे आया है। उसके काम बिहेवियर से यांग और भी कन्विंस्ड हो जाता है कि जो नोबडी एक्ट वो देख रहा है वो बस असली मास्टर का डिस्गाइजर है ताकि अटेंशन ना खींचे। डील क्लोज करते हुए वेंडर पूछता है कि पूरा ऑर्डर तैयार करने में कितना टाइम लगेगा। लिन युआन एक फिंगर उठाता है और कहता है 7 डेज प्रोडक्शन आवर्स और थोड़ा रेस्ट मिलाकर। ये सुनकर बूढ़ा आदमी खुशी से इतना ओवरवेलम्ड हो जाता है कि लगभग रो पड़ता है और आसमान को थैंक्स देने लगता है कि उसकी किस्मत बदल गई। लिन युआन बस कंफ्यूज्ड खड़ा ये पूरा ड्रामा देखता रह जाता है। समझ नहीं आता कि इतना इमोशनल रिएक्शन क्यों हो रहा है। अंत में डील सिक्योर हो जाती है जिसमें राइनोसेरस भी पेमेंट का हिस्सा शामिल होता है। यांग पहले एडवांस पेमेंट देने की पेशकश करता है लेकिन लिन युआन साफ मना कर देता है और कहता है कि उसे पूरा पेमेंट डिलीवरी के बाद ही चाहिए। फिर वो लिजर्ड पर चढ़ता है और प्रॉमिस करता है कि वो 1 वीक में वापस आ जाएगा। पीछे से यांग उसे देखता रहता है और समझ जाता है कि असली मुश्किल अब शुरू होने वाली है। वहीं बैकयार्ड में लौटकर लिन युआन उस इंजर्ड बीस्ट के सामने खड़ा होता है जो पूरी तरह ड्रेन्ड था। अब उसे समझ आता है कि इसे हील करना आसान काम नहीं होने वाला। तभी कॉन्ग मिंग और यिन उसके शोल्डर पर आकर बैठ जाते हैं और तुरंत कंप्लेन करने लगते हैं कि इतने बड़े क्रीचर को खिलाने का खर्च वो लोग कैसे उठाएंगे। लिन युआन तुरंत दोनों को चुप कराता है और फोकस करने को कहता है। वो समझाता है कि इस पेट को अभी अर्जेंट हेल्प चाहिए। फिर वो अपनी हथेली में हीलिंग एनर्जी इकट्ठा करता है और गोल्डन ऑरा को धीरे धीरे राइनोसेरोस की बॉडी की तरफ भेजता है जिससे उसके अंदर का डैमेज रिपेयर होने लगता है। जब उसे लगता है कि प्रोसेस काम कर रहा है तो वो बिना हेजिटेशन के टर्बो मोड में चला जाता है। वो पूरी ताकत से अपनी मैक्सिमम पावर रिलीज कर देता है। अचानक पूरा क्रीचर सूरज की तरह चमक उठता है और जोर से दहाड़ता है जिससे लिन युआन खुद कंफ्यूज्ड सा हो जाता है कि आखिर हो क्या रहा है। कुछ ही पलों में वो बीस्ट एक गोल्डन कोकून जैसी एनर्जी शेल में बंद हो जाता है और उसकी रोर से पूरा माहौल भारी हो जाता है। तभी लिन युआन को समझ आता है ये कोई गलती नहीं बल्कि ब्रॉन्ज रैंक तक पहुंचने की लेजेंडरी एवोल्यूशन बैरियर है। एनर्जी के वायलेंट बर्स्ट से कॉन्ग मिंग जो आराम से बैठा था हवा में उड़कर एक फुटबॉल की तरह दूर जा गिरता है
थोड़ी देर बाद वो गोल्डन कोकून क्रैक होने लगता है, जैसे अंदर से कुछ ब्रेक होने वाला हो। फिर एक जोरदार फ्लैश के साथ वो कोकून एक्सप्लोड हो जाता है और शॉकवेव पूरे एरिया में फैल जाती है। लिन युएन बीच में खड़ा होकर उसे ब्रेवली विथस्टैंड करता है, बिना पीछे हटे। जब धूल धीरे धीरे हटती है, वो अभी भी वहीं खड़ा होता है, शार्प गेज के साथ। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि उसका पागल सा प्लान सच में काम कर गया। स्मोक के बीच से अब जो क्रिएचर बाहर आता है वो मेटालिक आर्मर में ढका हुआ था। सिस्टम कंफर्म करता है कि उसका इवोल्यूशन पूरा हो चुका है, आयरन राइनोसोरस, ब्रॉन्जी रैंक, लेवल 1। लेकिन असली सरप्राइज अभी बाकी था। उसके सामने एक सिस्टम विंडो खुलती है जिसमें उसे 3 एक्सक्लूसिव एबिलिटीज में से एक चुनने का ऑप्शन मिलता है। लिन युआन बैठकर उन्हें एनालाइज करता है। 2 ऑप्शंस उसे बहुत पावरफुल लगते हैं। पहला मार्च था, लेकिन वो सोचता है कि इतने हेवी डिफेंस टैंक के लिए रनिंग एबिलिटी यूजलेस है। दूसरा स्केल स्किन था, जो एक्स्ट्रा आर्मर देता। अच्छा तो था, लेकिन थोड़ा बेसिक लगता है। फिर तीसरा ऑप्शन आता है पेन एब्जॉर्प्शन। ये ऑप्शन उसे पूरी तरह रोक देता है। ये एबिलिटी डैमेज को हील में कन्वर्ट कर देती है, यानी जितना उसे मारोगे उतना वो रिकवर करेगा। ये पूरी तरह ओवरपावर्ड सस्टेनेबिलिटी थी। लिन युआन बिना एक पल सोचे इमेजिन करता है कि उसकी सिस्टर एक ऐसे शील्ड के साथ प्रोटेक्टेड है जो हर हिट के साथ और मजबूत होता जाता है, और उसी सोच के साथ वो पेन एब्जॉर्प्शन सेलेक्ट कर लेता है। उस स्किल के साथ आयरन राइनोसस एक ऑलमोस्ट अनब्रेकेबल टैंक बन जाता है। लिन युआन उसे देखते हुए समझ जाता है कि ये अब सिर्फ पेट नहीं रहा, ये एक ऐसी दीवार बन चुका है जिसे तोड़ पाना लगभग नामुमकिन है। लिन युआन प्राउडली डिक्लेयर करता है कि इस बॉडीगार्ड के साथ अब कोई भी शी शुएन के पास नहीं आ सकता। तभी कॉन्गमिंग हंसते हुए बोलता है कि ये तो ब्यूटी एंड द बीस्ट जैसा लग रहा है। लिन युआन बिना ध्यान दिए सीधा जवाब देता है कि उसे सिर्फ शी शुआन की सेफ्टी से मतलब है। फिर वो कांगमिंग की तरफ देखकर एक और ताना मार देता है, और वैसे भी असली बीस्ट तो तुम ही हो। ये सुनकर छोटा सा कैट शॉक्ड रह जाता है। तभी लिन युआन को अपने अंदर एक नया सर्ज ऑफ पावर महसूस होता है। उसे समझ आता है कि सिर्फ राइनोसेरस ही नहीं, उसकी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी भी बढ़ रही है। वो लॉजिकली कनेक्ट करता है कि जितना स्ट्रॉन्ग पेट होगा उतना ही ज्यादा रिटर्न उसे मिलेगा। ये सुनकर कॉन्गमिंग अपने ही थॉट्स में चला जाता है। अगर मास्टर किसी लेजेंडरी क्रीचर को इवॉल्व कर दे तो उसकी पावर कितनी टेरिफाइंग हो सकती है। लेकिन फिर वो खुद को रोककर वापस रियलिटी में आता है और पूछता है कि इतने बड़े बीस्ट को डिलीवर कैसे करेंगे। लिन युआन हल्की मुस्कान के साथ अपना फोन निकालता है और एरियल डिलीवरी का ऑर्डर दे देता है। अगले ही पल वो ह्यूज क्रीचर के साथ हवा में उड़ता हुआ पैकेज निकल जाता है। कॉन्गमिंग खुशी से चिल्ला उठता है, क्योंकि उसे आखिरकार फ्लाइंग का सपना जीने का मौका मिल गया था। सीन कट होता है एक बड़ी मैंशन की तरफ। रात का समय है। वहां सिस्टम एक रिक्वायरमेंट दिखाता है, इंसेंस, रेयरवुड ऑन प्लैटिनम, एनिमल ब्लड। अंदर एक बर्ड एक ट्यूब एक वुमन को देता है जो ग्लासेस पहने हुई है, जबकि एक बूढ़ा आदमी उसे चुप रहने को कहता है। कंटेनर में एक अजीब हरे लिक्विड में लकड़ी फ्लोटिंग कर रही थी, जो काफी वैल्यूएबल लग रही थी। धीरे धीरे उसे एक ग्लोइंग ग्रीन मैजिक सर्कल में रखा जाता है, जैसे कोई सीरियस एल्केमी शुरू होने वाली हो। फिर उसमें एनिमल ब्लड डाला जाता है। अचानक एक रेड एनर्जी बर्स्ट होती है, स्मोक फैल जाता है और बैरियर टूट जाता है। खुद को 5 स्टार क्रिएशन मास्टर बताते हुए एक ब्लॉन्ड वुमन कहती है कि पोशन रेडी है और साइकोंग को एनिमल लाने का ऑर्डर देती है। सिटी मेयर उसे काम रहने को कहता है और भरोसा दिलाता है कि वुमन बहुत कॉम्पिटेंट है। वहीं ओल्ड मैन अपना पेट छोड़ता है, एक हेलिश ब्लैक टाइगर बेयर। बिना समय गंवाए मास्टर पोशन फेंक देती है। लिक्विड हवा में उड़कर बीस्ट को हिट करता है। टाइगर बियर दांत दिखाता है, लेकिन तभी सिजनर एनर्जी उसे घेर लेती है और उसका ऑनर डरकर डॉक्टर को बुलाने लगता है। ब्लॉन्ड वुमन समझाती है कि ये क्रीचर लेजेंडरी लेवल पर इवॉल्व हो रहा है और उसे अपने माइंड को बीस्ट से कनेक्ट करने को कहती है। ट्रांसफॉर्मेशन फुल स्पीड में चलती रहती है। बीस्ट जोर से रोर करता है और मैसिव एनर्जी वेव छोड़ता है। एवोल्यूशन सक्सेसफुल हो जाती है और वो अब पहले से भी ज्यादा पावरफुल बन चुका होता है। लेकिन तभी सीन अचानक कट होता है। एक पेयर फ्लफी व्हाइट बनी ईयर्स दिखते हैं। असली ओनर एक व्हाइट रैबिट है जिसके माथे पर मून का सिंबल है। वो आराम से चेयर पर बैठा पूरी सिचुएशन को अनइम्प्रेस्ड होकर देख रहा था। उसके सामने वही जायंट टाइगर बियर अब स्वेट कर रहा है और डर के मारे कांप रहा है, जैसे वो उस छोटे से रैबिट की प्रेजेंस से ही घबरा गया हो। मास्टर उसे पकड़कर क्रिएशन प्रोसेस की कंप्लेन करता है। कहता है कि जीन यूजर्स ढूंढना इम्पॉसिबल है, क्योंकि एग्जाम्स हर 3 साल में सिर्फ एक लेवल ही बढ़ते हैं। उसका सबऑर्डिनेट रिस्पेक्टफुली पूछता है कि क्या इसका मतलब है कि इस साल कैंडिडेट्स को स्टेप्स स्किप करने की परमिशन मिलेगी। वुमेन कामली कंफर्म करती है
और नया रूल अनाउंस कर देती है। जो भी लेवल 1 को 2 घंटे के अंदर क्लियर करेगा वो सीधे लेवल 2 में एडवांस कर जाएगा। ये रूल तुरंत लागू किया गया। आदेश सुनते ही ऑफिसर तुरंत सल्यूट करता है और बिना एक पल सोचे उसे स्वीकार कर लेता है। क्यूरियस होकर सिटी मेयर पूछता है कि क्या ये रिफॉर्म इसलिए लाया गया है क्योंकि फेडरेशन को हाल ही में कोई भी यंग टैलेंट नहीं मिल रहा। लेकिन ब्लॉन्ड मास्टर साफ साफ कहती है कि ये पर्सनल रीजन है। उसके जैसे 2 और 5 स्टार मास्टर्स के ऑलरेडी डिसाइपल्स हैं और वो नहीं चाहती कि वो उन ओल्ड जोकर्स से पीछे रह जाए। ये सुनकर सिटी लीडर समझ जाता है कि ये पावरफुल वुमन असल में एक अप्रेंटिस की तलाश में है। फिर बात बदलते हुए ब्लॉन्ड वुमन वार्निंग देती है कि जल्द ही एक डायमेंशनल टाइड आने वाली है। वो आदेश देती है कि सिटी की पूरी तरह से प्रोटेक्शन की जाए क्योंकि यही जगह उसका एपिसेंटर बनने वाली है। इधर लिन युआन एक जायंट बर्ड पर सेफली ट्रैवल करते हुए अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहा था। एरियल उबर राइड का पायलट थोड़ी चिंता में पूछता है कि क्या वो राइड हैंडल कर पा रहा है क्योंकि लड़का पहले से ही हरा पड़ा था और किसी तरह अपना लंच रोक रहा था। बातों बातों में पायलट कहता है कि ये एनिमल कितना एक्साइटेड लग रहा था और मजाक में ये भी बोल देता है कि कैट को साथ नहीं ला पाए क्योंकि वो ओवरवेट था। ये सुनकर लिन युआन को कॉन्ग मिंग का फेयरवेल याद आ जाता है। कैसे वो नाराज होकर चिल्ला रहा था कि उसे साथ क्यों नहीं ले गए और फिर कैसे लिन युआन ने प्रॉमिस किया था कि वो स्नैक्स लेकर वापस आएगा ताकि दोनों को थोड़ा शांत किया जा सके। अपनी मोशन सिकनेस छुपाने की कोशिश करते हुए लिन युआन खुद को समझाता है कि सब ठीक है और आगे भी ट्रैवल के मौके मिलेंगे। तभी पायलट अनाउंस करता है कि वो लोग पहुंचने वाले हैं और वार्निंग देता है कि एल्टीट्यूड देखकर पैनिक मत करना। नीचे एक बेहद खूबसूरत वैली दिखाई देती है। पायलट बताता है कि ये एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, रात में देखने के लिए परफेक्ट जगह। इस व्यू को देखकर लिन युआन इमोशनली एडमिट करता है कि ये उसके लिए सच में वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। तभी अचानक उसके माइंड में गोल्डन एनर्जी फॉर्म होती है। उसकी आंखें वाइडन हो जाती हैं। उसे समझ आता है कि ये विल पावर रून है। मेंटली उसे उसकी एक्सप्लेनेशन याद आती है कि ये नेचर की एसेंस है जो पेट्स को इवॉल्व करने में इस्तेमाल होती है। लेकिन जितना पावरफुल कॉन्सेप्ट था उतनी ही जल्दी वो उसे थोड़ा बोरिंग लगने लगता है क्योंकि उसका दिमाग अभी भी सिकनेस में फंसा हुआ था। पायलट नोटिस करता है कि पैसेंजर का चेहरा उतर गया है और पूछता है कि वो ठीक है या नहीं। लिन युआन ब्रेव फेस बनाकर कहता है कि वो संभाल लेगा और पूछता है कि अभी कितना टाइम लगेगा। पायलट ऑनेस्टली जवाब देता है कि वो लोग सुबह तक नहीं पहुंचेंगे क्योंकि उसने फ्लाइट स्लो कर दी है ताकि बच्चे का स्टमक और डिस्टर्ब ना हो। ये सुनते ही लिन युआन घबरा जाता है और तुरंत कहता है कि स्पीड फुल थ्रॉटल कर दो। हालांकि लिन युआन अभी भी ब्लू पड़ा हुआ था और ऑलमोस्ट वॉमिट रोक रहा था, फिर भी वो स्टबर्नली इंसिस्ट करता है कि जल्दी पहुंचना है। उसकी क्रेजी एनर्जी देखकर पायलट भी स्पीड बढ़ा देता है। दूसरी तरफ सुबह स्कूल में बच्चे पूरी तरह कंफ्यूज थे क्योंकि उन्हें बताया गया था कि उन्हें सीधे पेट पिक करने के बजाय बैटलफील्ड जैसी ट्रेनिंग सिचुएशन में भेजा जा रहा है। बाहर अफवाहें फैलने लगती हैं और पूरा माहौल तेजी से बदलता हुआ केओस में बदल जाता है। स्केड्यूल को लास्ट मिनट पर चेंज कर दिया गया था और अब कॉन्ट्रैक्ट के तुरंत बाद प्रैक्टिकल कॉम्बैट भी शामिल कर दिया गया था। वजह भी साफ थी, स्टूडेंट्स के बीच से रॉ टैलेंट छांटकर सिटी के सिलेक्शन टूर्नामेंट के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स निकालना। जब बैच वहां पहुंचता है, इंस्ट्रक्टर अनाउंस करता है कि क्लास को अपर क्लासमैन के साथ मिक्स किया जाएगा। ये सुनते ही नए स्टूडेंट्स की हालत खराब हो जाती है। सबके माथे पर पसीना आ जाता है क्योंकि उन्हें अब सीनियर्स के सामने लड़ना था। भीड़ के बीच एक ब्लॉन्ड लड़की चाय यानी प्रोटैगनिस्ट की सिस्टर को घूरकर देखती है और शॉक में पूछती है कि क्या वो सच में ऐश बीटल ही चुनने वाली है। बिना किसी हेजिटेशन के लड़की बेहद शांत लेकिन डरावने कॉन्फिडेंस के साथ कंफर्म करती है। वो ग्लास जार को अपनी छाती से लगाए हुए होती है जैसे उसने पहले ही डिसाइड कर लिया हो। जार के अंदर का इंसेक्ट छोटा, गोल मटोल और पूरी तरह हार्मलेस लगता है, ऐसा जो फाइट पिट में जाने लायक बिल्कुल नहीं दिखता। उसी समय अरीना में स्लॉटर शुरू हो चुका होता है। एक बोर जैसा मॉन्स्टर एक स्क्विरल टाइप क्रीचर को चेस कर रहा था जिससे साफ दिखता है कि पावर गैप कितना बड़ा है। रेफरी हाथ उठाकर ऑब्वियस रिजल्ट डिक्लेयर करता है। फ्रेशमैन का पेट भाग गया, इसलिए अपर क्लासमैन की इजी विक्ट्री कंफर्म हो गई। हालांकि क्राउड में गुस्सा था, लेकिन चाय की फ्रेंड उस पर भरोसा रखती है और उसे क्लास की होप कहती है। रेफरी अगले फाइट की अनाउंसमेंट करता है और राउंड आगे बढ़ जाता है। इंस्ट्रक्टर पूछता है कि क्या पार्टिसिपेंट्स रेडी हैं। एक रिच किड एरोगेंट स्माइल के साथ ऐसे बिहेव करता है जैसे वो पूरी जगह का मालिक हो। लोग विस्पर करते हैं कि उसके गिल्ड कनेक्शंस हैं और वो बस इजी विंस फार्म करने आया है।
वो खुद भी यही सोचता है कि आज का दिन बहुत अच्छा है। कमजोर फ्रेशमैन उसके लिए सिर्फ स्टेपिंग स्टोन्स हैं फेम पाने के लिए। उसकी नजर चाय पर पड़ती है और वो डिस्गस्ट के साथ उसे देखता है। उसके फैमिली की पॉवर्टी का मजाक मन ही मन उड़ाता है, लेकिन चाय बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती। वो सिर्फ कैप्सूल को कसकर पकड़े रहती है, अपने डिसीजन पर पूरी तरह अडिग। जैसे ही वो फाइट कंफर्म करने वाली होती है, अचानक कोई उसका नाम जोर से पुकारता है। पूरी टेंशन एक पल में ब्रेक हो जाती है। वो पीछे मुड़ती है तो देखती है कि टीचर एक लीश पर डॉग को संभालने की कोशिश कर रहा है। सीन इतना कंफ्यूजिंग था कि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। टीचर घबराते हुए उस इलिट डॉग को ऑफर करता है और कहता है कि वो अपना टैलेंट बीटल पर वेस्ट ना करे। तभी अचानक कोई चिल्लाता है, वेट! और आसमान से एक जायंट बर्ड की शैडो पूरे एरिया पर पड़ जाती है। धीरे धीरे नीचे उतरते हुए लिन युएन आता है। वो टीचर को थैंक्स करता है और प्राउडली अनाउंस करता है कि उसकी सिस्टर का रियल पेट आखिरकार आ गया है। वो बॉक्स आगे बढ़ाकर देता है और कहता है कि वो समय पर पहुंच गया है, अब बस उसे ट्रस्ट करके तुरंत कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना चाहिए। टीचर सस्पिशियस होकर पूछता है कि ये बॉक्स आया कहां से और सजेशन देता है कि उसकी रिबेलियस लेपर्ड को यूज किया जा सकता है। दूर खड़ा एक लिटिल विलन ये पूरा सीन देख रहा था। वो हंसते हुए सोचता है कि ये पूरा केओस उसके जीतने के चांसेस और पक्के कर देगा। चूसी अपने भाई की तरफ कॉन्फिडेंटली देखती है और कहती है कि वो उसके द्वारा लाया गया क्रीचर एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। सामने खड़ा उसका ओपोनेंट एरोगेंट तरीके से बोलता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और तुरंत अपना मॉन्स्टर समन करना शुरू कर देता है। वो दावा करता है कि उसके हरक्यूलिस बीटल को कोई भी टैंक नहीं कर सकता। सिस्टम रिवील करता है कि वो बीटल ब्रॉन्ज रैंक लेवल 1 है। ये सुनकर टीचर का चेहरा थोड़ा पेल हो जाता है और वो मानता है कि ये इंसेक्ट किट तो शायद उसके लेपर्ड को भी हरा दे। लेकिन लिन युआन बस कैजुअली बोलता है कि ये बग वाकई काफी टफ है। चूसी शॉक्ड होकर बॉक्स लेती है और पूछती है कि क्या ये सच में ब्रॉन्ज लेवल है, और फिर नर्वस होकर पूछती है कि इतने पैसे कहां से आए, क्या उसने शॉप ही बेच दी। लिन युआन अफेक्शन से उसके सिर पर हाथ फेरता है और कहता है कि वो बस फोकस करे और उस पर भरोसा रखे। लड़की भी स्ट्रांगली जवाब देती है कि वो उसे डिसअपॉइंट नहीं करेगी। पूरे डिटर्मिनेशन के साथ वो डिवाइस का बटन दबा देती है और अपने आप से प्रॉमिस करती है कि इस फाइट में वो फुल पावर से खेलेगी। बॉक्स से नीली रोशनी चमकती है जो उसके रिजॉल्व को सील कर देती है। एनर्जी बस्ट के साथ एरिना में कॉन्ट्रैक्ट मटेरियलाइज होता है, जिससे पूरा क्राउड शॉक्ड हो जाता है। जैसे ही लाइट फेड होती है, वहां एक विशाल आयरन राइनोसेरोस प्रकट होता है। उसकी साइज और आर्मर देखकर लड़की पूरी तरह स्पीचलेस रह जाती है। वो क्रीचर जमीन पर मजबूती से खड़ा हो जाता है और उसकी रॉ पावर पूरे माहौल में महसूस होने लगती है। चूसी की आंखों में आग आ जाती है और वो अपने ओपोनेंट की तरफ इशारा करके चिल्लाती है कि ये अभी खत्म नहीं हुआ। वो अपने मॉन्स्टर को फियर्स अटैक करने का ऑर्डर देती है। टीचर इंप्रेस्ड होकर उस क्रीचर को प्योर ब्लड टाइप बताते हुए उसके हॉर्न को वैल्यूएबल कहता है। वहीं लिन युएन पूरे सीन को थोड़े बोर्ड एक्सप्रेशन के साथ देखता रहता है। राइनो हेडबट के साथ चार्ज करता है, लेकिन हरक्यूलिस बीटल उस हिट को बिना किसी स्क्रैच के टैंक कर लेता है। ओपोनेंट स्मर्क करते हुए उसका मजाक उड़ाता है, कहते हुए कि वो डिफेंसिव पेट से बिना स्ट्रैटेजी के अटैक कर रही है और उसे मॉन्स्टर फाइटिंग सिखाने का ताना देता है। उसका इंसेक्ट शैडो जैसे माहौल को और भारी बना देता है। फिर बीटल हॉर्न स्ट्राइक करता है और एक डायरेक्ट हिट से राइनो को पीछे उड़ा देता है। डस्ट का क्लाउड उठ जाता है। अपनी पार्टनर को पीछे जाते देख चूसी उसे होल्ड ऑन करने के लिए चिल्लाती है, क्योंकि एरिना से बाहर गिरना मतलब डिफीट था। ओपोनेंट थोड़ा इम्प्रेस्ड होकर मानता है कि वो ऑलमोस्ट जीत गया था और उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी कंट्रोल की टैलेंट को एक्नॉलेज करता है। टीचर रिलीव्ड होकर कहता है कि पहले ही हिट में नॉकआउट नहीं हुए ये उनकी लक थी, लेकिन स्टूडेंट्स की रैशनेस और एक्सपीरियंस की कमी को क्रिटिसाइज करता है। लेकिन लिन युएन अलग एंगल से सोचता है। उसके हिसाब से ये अटैक शुरुआत में स्किल यूज ना करना एक डिलिबरेट टैक्टिक था, जिससे एनिमी को टेस्ट किया जा रहा था। इसी बीच बीटल अपनी स्टेशनरी टारगेट के चारों तरफ सर्कल्स में घूमने लगता है, जिससे ऑडियंस कंफ्यूज्ड हो जाती है कि वो पकड़ में क्यों नहीं आ रहा। छोटे विलन भी क्राउड को इडियट कहते हुए सोचता है कि स्पीड टाइप पेट का अपना रीजन होता है ऐसे बिहेव करने का। फेटल ओपनिंग ढूंढते हुए इंसेक्ट अचानक अपनी स्पीड और बढ़ा देता है और उसके पीछे रेड डिस्ट्रक्शन ट्रेल बनने लगता है। रिच किड चूसी को घूरते हुए पूछता है कि क्या उसे समझ भी है कि वो कितने बड़े डेंजर में है, जबकि उसके बीस्ट की आंखें स्कैरलेट ग्लो कर रही होती हैं। अगले ही पल बीटल एक इनविजिबल फ्लूरी ऑफ ब्लोस छोड़ता है और बिना किसी मर्सी के राइनोसेरोस पर लगातार वार करने लगता है।
चूसी घबराकर अपने कंपेनियन का नाम चिल्लाती है, डरते हुए कि कहीं ये फाइट यहीं खत्म न हो जाए। क्राउड पैनिक में बोलता है कि अटैक बहुत ब्रूटल है और टैंक अब ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा क्योंकि ओपोनेंट फिनिशिंग ब्लो की तरफ बढ़ रहा है। टीचर भी परेशान होकर सोचती है कि स्टील स्किन और ओनर की सपोर्ट के बावजूद सिचुएशन काफी डेंजरस हो गई है। राइनोसोरस बुरी तरह डैमेज हो चुका होता है और सबको लगता है कि वो अब टूट ही जाएगा, लेकिन लिन युएन कामली देखता रहता है क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि सब कंट्रोल में है। ये एबिलिटी उसी मोमेंट के लिए चुनी गई थी। तभी चूसी अपनी मुट्ठी कसती है, आंखों में कॉन्फिडेंस चमकता है और वो चिल्लाती है कि अब टाइम आ गया है, अपना एस इन द होल रिवील करते हुए। अचानक राइनोसेरस के चारों तरफ ब्लूइश ऑरा फैल जाता है और सिस्टम अनाउंस करता है एक्सक्लूसिव एबिलिटी पेन एब्जॉर्प्शन एक्टिवेट हो गई है। एक स्पेक्टेटर कंफ्यूज्ड होकर देखता है कि उसके वॉन्ड्स खुद ब खुद हील हो रहे हैं और पूछता है कि ये कौन सी स्किल है। टीचर समझाती है कि पेन एब्जॉर्प्शन डैमेज को हेल्थ में कन्वर्ट करता है, एक बेहद रेयर और पावरफुल एबिलिटी। लिन युएन इंटरनली प्राउड होता है, सोचता है कि उसकी सिस्टर सच में बीस्ट है जिसने पहली ही फाइट में सिचुएशन को अपने फेवर में टर्न करना सीख लिया। रिच किड इरिटेटेड होकर चिल्लाता है कि हीलिंग से फर्क नहीं पड़ता और अपने बीस्ट को लगातार अटैक करने का ऑर्डर देता है। लेकिन अब राइनोसेरस एक लाइटनिंग रॉड की तरह हर हिट को अब्सॉर्ब करता रहता है बिना हिले और अपनी अनशेकेबल रेजिस्टेंस से सबको इंप्रेस कर देता है। क्लासमेट्स फिर से डरने लगते हैं कि ये एनिमल बस हिट्स ले रहा है लेकिन जवाब नहीं दे रहा, जिससे सिचुएशन और अनप्रिडिक्टेबल लग रही थी। टीचर घबराकर चूसी को अटैक करने को कहती है, लेकिन चूसी कामली कहती है कि उसे प्लान पर भरोसा रखो। अब डेस्परेट होकर विलेन फाइनल हॉर्न स्ट्राइक का ऑर्डर देता है। बीटल अपने हॉर्न में पर्पल एनर्जी चार्ज करता है और एक डिस्ट्रक्टिव बीम छोड़ने वाला होता है, लेकिन चूसी तुरंत कमांड देती है रॉक हॉर्न और राइनोसेरस जोर से जमीन पर हमला करता है। टेरेन शिफ्ट हो जाता है और रॉक्स उठकर बीटल के चारों तरफ शील्ड बना लेते हैं, उसे ट्रैप कर देते हैं। ओपोनेंट का बीस्ट इमोबिलाइज हो जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर चूसी फाइनल ऑर्डर देती है। राइनोसोरस के हॉर्न में आग लगती है और वो फ्लेमिंग चार्ज के साथ आगे बढ़ता है। एक मैसिव इंपैक्ट के साथ वो बीटल को हिट करता है, उसकी डिफेंस तोड़ देता है और साफ दिखा देता है कि असली कंट्रोल अब किसके हाथ में है। ऑडियंस में बैठे एक स्टूडेंट को यकीन ही नहीं हो रहा था कि आयरन राइनोसोरस ने फाइनल अटैक भी टैंक कर लिया। दूसरा स्टूडेंट कंफ्यूज्ड होकर पूछता है कि अभी थोड़ी देर पहले तक तो बीटल पूरी फाइट डोमिनेट कर रहा था, फिर सडनली बैलेंस कैसे बदल गया। टीचर समझाते हुए कहती है कि हॉर्न स्ट्राइक दरअसल एक रिस्की मूव था। बीटल ने खुद को स्ट्रॉन्ग डिफेंस पर थ्रो कर दिया था, जिससे उसे ही इंजरी हुई। वो आगे क्लियर करती है कि उसका ट्रेनिंग सिर्फ अटैक पर फोकस था, हाई डिफेंस को कंप्लीटली इग्नोर किया गया था। यह सुनकर क्राउड को आखिरकार स्ट्रैटेजी समझ आती है। लिन युएन हल्की स्मर्क के साथ कमेंट करता है कि स्पीड बेस्ड अटैक ट्रेनिंग फाइट जल्दी खत्म करने के लिए अच्छी होती है, लेकिन अगर सामने वाला टैंक हो तो सिचुएशन मुश्किल हो जाती है। और सच में आयरन वॉल से टकराने के बाद हरक्यूलिस बीटल का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो लड़खड़ाकर गिर पड़ता है, जिससे चूसी के सपोर्टर्स खुशी से उछल पड़ते हैं। टीचर थोड़ा नो इट ऑल टोन में कहती है कि ये सिर्फ लक नहीं था, बीटल का बैलेंस पहले से ही राइनो से कमजोर था और ऑनर की मेंटल स्टेट भी पेट की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है। उधर ब्लॉन्ड हेयर्ड एरोगेंट ओपोनेंट अब पूरी तरह टूटने की कगार पर था। वो मान ही नहीं पा रहा था कि एक डिफेंसिव फ्रेशमैन ने उसे रोक दिया और गुस्से में पूरी यूनिवर्स को ब्लेम करने लगता है। डेस्परेट होकर वो अपने मॉन्स्टर को ऑर्डर देता है कि वो टैंक को इग्नोर करे और सीधे गर्ल पर अटैक करे। बीस्ट की आंखों में हेट्रेड आ जाती है और वो तुरंत चूसी की तरफ बढ़ता है। बीटल क्लॉज बाहर निकालकर सीधे यंग गर्ल पर जंप करता है और एक डर्टी कावर्डली अटैक लॉन्च करता है। पर्पल ऑरा में घिरा हुआ वो अरीना में केओस पैदा कर देता है। क्राउड पूरी तरह पैनिक में आ जाता है। टीचर तुरंत चिल्लाती है कि ये रूल्स के खिलाफ है। लिन युएन टेंशन में अपनी सिस्टर को पीछे हटने के लिए कहता है, लेकिन चूसी बिल्कुल भी मूव नहीं करती। फियर के बीच वो अचानक चिल्लाती है कि अब टाइम आ गया है और अपने राइनोसेरस को अर्थ एबिलिटी यूज करने का ऑर्डर देती है। जमीन जोर से कांपती है और एक विशाल अर्थ पिलर बीटल के सामने उठ जाता है। बीटल सीधे उस रॉक पिलर से टकराता है और फेस फर्स्ट क्रैश कर जाता है। उसका अटैक वहीं खत्म हो जाता है। वो जमीन पर गिरकर बैडली इंजर्ड और नॉकड आउट हो जाता है। उसका ओनर पूरी तरह स्टन्ड रह जाता है, समझ ही नहीं पाता कि अभी हुआ क्या। धूल धीरे धीरे बैठती है और रेफरी चूसी की विक्ट्री अनाउंस करता है। क्राउड पागल हो जाता है क्योंकि ये फ्रेशमैन की पहली ही जीत थी।
टीचर प्राउड होकर उसे प्रेज करती है कि उसने रिसोर्सेज बचाकर फाइनल मोमेंट पर परफेक्ट काउंटर किया। वो लिन युएन को भी हल्के से पैट करती है। चूसी भागकर अपने भाई लिन युएन को हग करती है और दोनों का एक छोटा सा हैप्पी फैमिली मोमेंट बनता है। लेकिन ये क्यूट मोमेंट ज्यादा देर नहीं टिकता। चूसी तुरंत वरीड होकर उसे पकड़ती है और चीक पिंच करके पूछती है कि इतने पैसे कहां से आए। लिन युएन अफेक्शन से उसके सिर पर हाथ फेरता है और उसे रिलैक्स करने को कहता है। वो कॉन्फिडेंटली बोलता है कि वो ठीक है और शॉप अब अच्छा चल रहा है, जिससे चूसी थोड़ी शॉक्ड हो जाती है। तभी टीचर बीच में अनाउंस करती है कि उसकी टैलेंट को देखते हुए स्कूल उसे जिंगंड सिलेक्शन में शामिल करना चाहता है। नेशनल टूर्नामेंट के बारे में बताते हुए टीचर समझाती है कि असली गोल वही है जहां सबसे स्ट्रांग लोग इकट्ठा होते हैं। वो कहती है कि स्कूल सपोर्ट के साथ चूसी के पास बहुत आगे जाने की पोटेंशियल है। लिन युएन थैंक्स करते हुए कहता है कि वो सारे रिसोर्सेज खुद कवर करेगा, लेकिन टीचर जवाब देती है कि ये उसका का है और फिर स्टूडेंट को आराम करने के लिए भेज देती है। थोड़ी चिंता में चूसी पूछती है कि उस लेपर्ड का क्या होगा जो बीस्ट से क्रश हो गया था। टीचर कामली कहती है कि वो उसे खुद संभाल लेगी। बाद में सिटी में स्नैक्स लेते हुए लिन युएन का भाई उससे कैजुअली पूछता है कि क्या उसे अब भी उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ पर डाउट है। प्रूफ देने के लिए वो अपना फोन निकालकर बैंक स्टेटमेंट दिखा देता है। लड़की की आंखें नंबर्स देखकर फटी की फटी रह जाती हैं और वो पूछती है कि ये सच में रियल है या नहीं। लिन युएन ऑनेस्टली बताता है कि जब से उसकी पावर्स वापस आई हैं, उसमें क्रिएटर बनने की टैलेंट निकल आई है और उसने हाल ही के एक जॉब से ये पैसा कमाया है। अब जब उसकी लाइफ स्टेबल हो रही है, वो उसे कहता है कि वो अपनी स्टडीज पे फोकस करे और अनाउंस करता है कि वो खुद ऑफिशियल क्रिएटर एग्जाम देने वाला है। ये सुनकर चूसी पूरी तरह खुश होकर क्लाउड 9 पर पहुंच जाती है। सेलिब्रेशन के लिए वो अपनी सिस्टर को बाहर खाने ले जाता है। वो हॉट पॉट मांगती है और लिन युएन कूल बनकर कहता है कि आज उसका ट्रीट है। बाद में एरियल उबर में बैठकर लिन युएन सोचता है कि अब उसकी रियल ग्राइंड की बारी है, क्योंकि जिस एग्जाम की वो तैयारी कर रहा है वो आसान नहीं है। वो खुद को नर्ड मोड में इमेजिन करता है और प्लान करता है कि ढेर सारी बुक्स खरीदेगा और कॉन्गमिंग को रिसर्च में मदद के लिए लगाएगा। फाइट को याद करते हुए उसे समझ आता है कि उसकी सिस्टर इसलिए जीती क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी स्ट्रांग थी, जबकि उसकी अपनी एनर्जी अभी एक बल्ब तक मुश्किल से चला सकती है, यानी वो अभी प्रोफेशनल लेवल से बहुत दूर है। तभी वो मोबियस को इवॉल्व करने के बारे में सोचकर थोड़ा डिमोटिवेट हो जाता है, क्योंकि उसके आइटम की स्किल एक तरह से बहुत इरिटेटिंग कंडीशन लगती है। उसे समझ आता है कि उसे सब कुछ जीरो से शुरू करना होगा, लेवल 1 पेट, बिना किसी शॉर्टकट के। अचानक ट्रांसपोर्ट बर्ड अचानक स्पीड बढ़ा देता है, जिससे लिन युआन को लगभग हार्ट अटैक सा हो जाता है और वो चिल्लाता है कि ये जरूरी था क्या। पायलट चीकिली कहती है कि वो लेट चल रही थी और उसे 5 स्टार रेटिंग चाहिए थी। ग्राहक चीजें खरीदना चाहता है, लेकिन पायलट कहती है कि सब ऑनलाइन है। बर्ड पूरी तरह एक्सहास्टेड दिख रहा होता है, जैसे मैराथन दौड़कर आया हो। लिन युआन पूछता है कि क्या ये संभाल पाएगा या अब टैप आउट करने वाला है, तो पायलट थम्स अप देकर कहती है कि सब ठीक है और रेटिंग पक्की करनी है। डिलीवरी जैसे ही एयर से अराइव होती है, वो बॉक्सेस देखकर सोचता है कि इन पर्सन ड्रामा से बचने के लिए ऑनलाइन स्टोर खोल देना चाहिए। घर लौटकर वो खुश होकर अपने पेट्स को जोर से बुलाता है, लेकिन स्वागत उतना फ्रेंडली नहीं होता। यिन उसे लेट आने के लिए डांटती है और ब्लैक कैट रोते हुए अंदाज में कहता है कि उन्हें उसकी याद आई। लिन युएन को जल्दी ही समझ आता है कि ये वाइनिंग असली नहीं बल्कि ड्रामा था। जैसे ही वो लिटिल बर्ड को हक करता है, उसे कॉन्गमिंग की जेलसी साफ महसूस हो जाती है। लिन युएन आर्म्स क्रॉस करके पहले से ही दुनिया से अनॉयड खड़ा था। वो अपने बीस्ट को काम करने की कोशिश करता है, लेकिन बदले में उसकी ही फिंगर हल्की सी बाइट हो जाती है। उसे साफ साफ बता दिया जाता है कि छोटा वाला अगले 2 डेज तक सल्किंग मोड में रहेगा, जबकि बर्ड अपने तरीके से सिचुएशन ठीक करने की कोशिश करेगा। लिन युएन, जो इन सब की आदत डाल चुका था, तुरंत उन्हें चाइल्डिश कहता है और बोलता है कि वो इस टैंट्रम के लिए पहले से प्रिपेयर्ड था। फिर वो एक टॉप टियर हैमबर्गर निकालता है और अपॉलॉजी के तौर पर सामने रख देता है। खाने की स्मेल आते ही दोनों पेट्स की आंखें चमक उठती हैं। ग्लूटन वाला कैट तुरंत लार टपकाते हुए खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है।